Hello, students. Welcome back to another class of this fantastic subject, which is known as Business Laws and Management. So, in my previous class, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि what are the different schools of law, meaning of law as per the Constitution, and significance of law. So, मैंने आपको 5 टाइप्स के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ पढ़ाई थी. फर्स्ट, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ. सेकंड, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ. थर्ड, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ. फोर्थ, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ. एंड देन फिफ्थ, कमेंट डाउन, थोड़ा आप भी बताओ. रियलिस्टिक, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, पॉजिटिव एंड नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ. सो दीज आर द 5 स्कूल्स ऑफ लॉ जो कि एक डिफरेंट लॉ की मीनिंग एक्सप्लेन करते हुए आगे फाउंडेशन उन्होंने लेके ये कि व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन, और डिफरेंट पर्सन्स के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ स्कूल. व्हेन आई से स्कूल, तो स्कूल की मीनिंग होती है थिंकिंग, कि वो लॉ का मतलब क्या समझते हैं. कुछ लोग लॉ को नेचुरल के एंगल से देखते हैं, कुछ लोग लॉ को सोशोलॉजिकल एंगल से देखते हैं, कुछ लोग लॉ को रियलिस्टिक लैंग्वेज से देखते हैं कि मीन्स व्हाट द कोर्ट सेड इज द लॉ. एंड कुछ लोग लॉ को अदर हिस्टोरिकल व्यू से देखते हैं कि जो कस्टम्स हैं ऑलरेडी प्रिवेल्ड रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू वही लॉ हैं, अदर देन दोज लॉ नहीं है. फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13, law includes any ordinance, order, bylaw, rules, regulations, notifications, customs, और anything जो कि इंडिया में यूसेज है. when I say usage means anything which is in practice in India, and it is practice in India from very long period. इंडिया में वो प्रैक्टिस है फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड वो स्टैब्लिश प्रैक्टिस मानी जाती है विद इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो लॉ है. गोइंग फॉरवर्ड आज के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ है. सो सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ बेसिकली आपके दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, देन सेकंड इज secondary sources of Indian law. So primary sources of Indian law is also known as principal sources of Indian law. So दो सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉज के माने जाते हैं, प्राइमरी सोर्सेज स्लैश प्रिंसिपल सोर्स, सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्स. सो इन प्राइमरी सोर्स आपके तीन मेजर सोर्सेज होते हैं. फर्स्ट, कस्टमरी लॉ. थर्ड इज जुडिशियल प्रेसिडेंस और डिसीजंस. देन देन थर्ड इज स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन. सो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा इनका मीनिंग गोइंग फॉरवर्ड. बट आपको सबसे पहले मैं अभी आपका एक इंसिडेंट बताता हूँ. सो एज आई टोल्ड यू, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, और वर्किंग प्रोफेशनल में लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीइंग एज अ सी एस. सो बीइंग एज अ सी एस, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए भी एडवांटेजेस है कि मैं मेरे को और मेरा मेरा ध्यान, फोकस एंड वे ऑफ इंटरप्रिटेटिंग मेरा भी स्किल बहुत अच्छा होता जा रहा है. सो गोइंग फॉरवर्ड आई एम थिंकिंग कि आप लोगों से मैं फेस टू फेस मिलूंगा. सो बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, customs or customary law. What are customs? So customs are nothing, it's these are the practices जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से विद इन द सोसाइटी प्रिवेल करती हैं, और थ्रू रिपीटेड कंडक्ट्स, ऐसे थ्रू रिपीटेड कंडक्ट्स वो सोसाइटी में चलती आ रही हैं. ओके, सो customs is the most ancient of all of the sources of law and has held the most important place in the past. Through the importance is now diminishing with the growth of legislation and precedent. So when I say custom is nothing. तो primary sources of law के
प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ के आपके कितने पार्ट्स हैं? तीन तीन सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज कस्टम्स। कस्टम्स क्या है? लॉन्ग यूज्ड प्रैक्टिसेस within the society. So कस्टम्स आर बेसिकली नथिंग जस्ट कि आप जो लॉन्ग प्रैक्टिसेस बेसिकली जो चीज़ें फॉलो करते आ रहे हो फ्रॉम द वेरी लॉन्ग पीरियड विद इन द सोसाइटी, दोज आर कस्टम्स और कस्टमरी लॉ। सो कस्टमरी लॉ मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। विद इन द हिंदूज देयर इज अ प्रैक्टिस कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इट्स अ डे ऑफ लॉर्ड हनुमान। सो इट्स अ प्रैक्टिस, बट ये बहुत टाइम से चली आ रही है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, जो कि इवन नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो कस्टम्स फॉलो करते हैं एंड दे डोंट ईट नॉन वेज ऑन ट्यूसडेज। सो इट्स अ कस्टम। कुछ लोग मानते हैं and कुछ लोग नहीं मानते। तो बेसिस ऑन द सेम कस्टम्स को भी क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स की कैटेगरी में। फर्स्ट इज कस्टम्स विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम्स विद सैंक्शन। सो सैंक्शन वर्ड का मतलब होता है कि अगर आपने आपने अगर वो चीज नहीं मानी तो यू विल बी पनिश्ड। तो सैंक्शन मीन्स पनिशमेंट। तो कस्टम्स के भी दो पार्ट आ जाते हैं। व्हेन आई गो एंड सी, तो कस्टम्स के भी इन्होंने दो क्लासेस दे दिए हैं मुझे। फर्स्ट इज कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम विद सैंक्शन। सो कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम विद सैंक्शन के मीनिंग क्या होता है? लेट्स गो। So custom without sanction means, custom without sanction are those sanctions which are non-obligatory and are observed due to pressure of public opinion. So when I say obligatory or non-obligatory means that कस्टम्स विदाउट सैंक्शंस मींस आपके ऊपर है, इट्स इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है या सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि वो कस्टम्स को मानना चाहते हैं या उन कस्टम्स को नहीं मानना चाहते। तो कस्टम्स, वैसे कस्टम्स नॉन ऑब्लिगेटरी हैं कि नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट लोग तब भी ऑब्जर्व करते हैं ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। जब आप सोसाइटी में रहते हो तो आपको सोसाइटी में सॉरी कुछ कस्टम्स मानने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि वंस जब फादर हम विद इन द हिंदूज की एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि जब कोई भी आपका रिलेटिव की डेथ हो जाती है, तब आप आफ्टर 13 days और आफ्टर 7 days, व्हाट इज द टाइम, वट एवर द टाइम पीरियड, तो उसके बाद हम अपने हेड्स जो हैं वो शेव्स कराते हैं, हम बाल्ड हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक सोसाइटिकल क्या है, ऑब्लिगेशन है कि वंस अगर विद इन द हिंदू सोसाइटी कोई रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो हमें जितने भी मेन मेंबर्स हैं उन्हें बाल्ट होना पड़ता है। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ कस्टम विच इज विदाउट सैंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करवाते हो तो इसके लिए आपको क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट स्टिल लोग करवाते हैं ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर।
So customs without sanction means you have to remember two words, that customs are non-obligatory and are observed due to public pressure. So जहां जो कस्टम नॉन ऑब्लिगेटरी है मींस उसकी ना फॉलो करने की वजह से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, दोज आर कस्टम विदाउट सैंक्शन. सो further these are also called as positive morality. Positive morality, when I say positive morality, because क्योंकि जब कोई कस्टम फॉलो करता है तो दिस स्प्रेड्स पॉजिटिव मैसेज विद इन द सोसाइटी कि कस्टम्स लोग फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी फियर और प्रेशर. सो दिस इज वाई कस्टम्स विदाउट सैंक्शन को लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव मोरालिटी. देन सेकेंड, customs having sanction are those customs which are enforced by the state. It is these customs that we are concerned here. Okay. So आपको मैंने ऊपर अभी पढ़ाया. सेकेंड कस्टम्स आते हैं, कस्टम्स जो कि स्टेट इन्फोर्स करती है. स्टेट का मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे. तो स्टेट का मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, कमेंट बॉक्स मुझे आप बताओगे. स्टेट का मतलब बेसिकली स्टेट जब कोई भी इन्फोर्स चीजें करती है. चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ. स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट. तो जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट कोई भी कस्टम्स इन्फोर्स कराती है विद इन द सोसाइटी थ्रू लेजिस्लेशन और थ्रू एनी लॉ, तब उसे हम बोलते हैं कस्टम्स विद हैविंग सैंक्शंस. तो एंड these are divided फिर इसमें लिखा आगे with going further, these may be divided into two classes. First is legal, then second is conventional. So what is mean by legal customs and conventional customs? So when we say कि see, मैं आपको की वर्ड्स भी लिखवाता जाऊंगा सो दैट कि आप जब कोई वो कीवर्ड्स एमसीक्यू में देखो तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाए कि सर ने ये कीवर्ड मार्क करवाया था, तो ये कीवर्ड इस सेंटेंस या इस टॉपिक से रिलेट करता है, तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा. सो कस्टम्स customs without sanctions are non गाइस जस्ट एक सेकेंड, ऑब्लिगेटरी की स्पेलिंग बहुत गंदी लिखी है मैंने. नॉन ऑब्लिगेटरी और कस्टम्स विद सैंक्शंस enforced by state. State means government. So कस्टम्स, वैसे कस्टम्स जो कि गवर्नमेंट फोर्स करती है, जिसका आपको यू हैव टू फॉलो, एंड इफ यू डोंट फॉलो तो आपको सैंक्शंस लगेंगे, मींस यू विल बी पनिश्ड. दोज आर नोन एज कस्टम्स हैविंग सैंक्शंस. इसके भी दो क्लासेस होते हैं, लीगल एंड कन्वेंशनल. सो लीगल कस्टम्स क्या होते हैं, these customs operate as a binding rule of law. They have been recognized and enforced by the courts, and therefore they have become a part of the law of land. Custom legals
Legal customs are again of two kinds, local customs and general customs. So लीगल कस्टम्स क्या होते हैं कि ऐसे कस्टम्स जो कि कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किए हैं और देयर फोर उन आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ द कोर्ट वो लॉ में स्टैब्लिश हो गए हैं एंड लॉ के इन्फोर्स में हो गए हैं. दोज आर नोन एज लीगल कस्टम्स. What are the examples of the legal customs? For example, like in Muslims marriage, there is a custom कि जब वो उनकी जब शादी होती है, उनके उनके यहाँ जब शादी या वेडिंग्स होती है, निकाह होता है, तो they sign the contract. Okay, means bride and groom, they sign as contract that they are entered within the marriage, and it's the groom that has to that ग्रूम को ब्राइड को मेहर देनी पड़ती है. मेहर मीन्स सम अमाउंट ऑफ इंश्योरिटी और इंश्योरेंस कि आप के साथ फर्दर गोइंग आप हमारी फैमिली में आ रहे हो, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ insurance that we are giving to you as our and welcoming you in you our family. Further, अगर कल की डेट में मैरिज डजंट गो वेल, देन ये पैसा आपके फ्यूचर के लिए है, आपके फ्यूचर सेफ्टी के लिए है. तो महर हम इसे बोलते हैं. ओके, तो महर का कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबे मुस्लिम मैरिजेस में, मुस्लिम वेडिंग्स में बहुत लंबे से प्रैक्टिसेस में चला आ रहा था. तो गोइंग फॉरवर्ड जब इंडियन कोर्ट्स को इस प्रैक्टिस के बारे में पता चला, तो दे हैव रिकॉग्नाइज दिस प्रैक्टिस एज अ फॉर्मल लीगल कस्टम, एंड उन्होंने मुस्लिम्स मैरिज एक्ट्स के अकॉर्डिंग या मुस्लिम्स लॉज के अकॉर्डिंग उसको लॉ में ही इंकॉर्पोरेट कर दिया कि गिविंग of mahar is important and a right of a bride which cannot be denied by groom. Okay, so this is an example of legal customs. Legal customs are going forward again दो parts में और divided हो जाते हैं, local customs and general customs. local customs का मतलब होता है जो कि सिर्फ एक within the locality या society एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स में इन्फोर्स्ड है. व्हेन आई से इन्फोर्स का मतलब है वो विद इन द लोग एक ग्रुप स्मॉल लोग ऑफ पीपल्स फॉलो करते हैं. और जनरल कस्टम मींस जो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉलो करते हैं. सो इसके भी दो पार्ट्स आ जाते हैं. लीगल एंड कन्वेंशनल. लीगल के दो पार्ट्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज लोकल, देन सेकंड इज जनरल. लोकल का मतलब ऐसे कस्टम्स जो कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स में प्रैक्टिस फॉलो करती हुई आ रही है. एंड जनरल कस्टम्स मतलब जो विद इन द लार्ज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी ऑफ द पीपल फॉलो करते हुए आ रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अब देन सेकंड कम्स कन्वेंशनल कस्टम्स. these are also known as usages. These customs are binding due to an agreement between the parties and are not due to any legal authority independently possessed by them. So when I say
कन्वेंशनल कस्टम्स का मतलब होता है कि आपका वैसे कस्टम्स जो कि वाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज इन्फोर्स्ड होते हैं. ओके, व्हेन आई से बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज, अगेन बेस्ट एग्जांपल है आपका मुस्लिम्स मैरिज एक्ट. मुस्लिम्स मैरिज एक्ट में द ब्राइड और ग्रूम व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड, और तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है. सो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स में राइट्स, ब्राइड के राइट्स, ग्रूम के राइट्स जो भी होते हैं, अगर कोई भी पार्टी फॉलो नहीं करती, तब उस पार्टी के पास, दूसरी सामने वाली पार्टी के पास राइट होता है कि वो उसके अगेंस्ट केस कर सके और उस कॉन्ट्रैक्ट को एज ए कस्टम की तरह यूज करके लॉ लॉ अपने फायदे के लिए उसको इन्फोर्स करा सके. कोई भी कस्टम जो कि आपकी पार्टीज में एग्रीमेंट्स के थ्रू आए हैं, ना कि आपके ऊपर लीगली इन्फोर्स किया गया है, मींस ना कि कोर्ट के थ्रू, ना ही लेजिस्लेशंस के थ्रू आपके ऊपर इन्फोर्स किया गया है, वैसे टाइप्स को हम कन्वेंशनल कस्टम्स कहते हैं. बट इसमें एक और चीज है, आप जब देखोगे कन्वेंशनल कस्टम्स और लीगल कस्टम्स में डिफरेंस क्या हुआ फिर. मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, वो लॉ, अगर कस्टम लॉ में इन्फोर्स हो चुका है तो फॉलो करना ही पड़ेगा. बट कन्वेंशनल कस्टम्स मतलब एक एग्रीमेंट के थ्रू जब अगर कोई कस्टम डिफाइंड हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल कस्टम. So before a court treats the conventional custom as incorporated in a contract, following conditions must be satisfied. So एक कस्टम को एक कन्वेंशनल कस्टम के बनने के लिए, एक कन्वेंशनल कस्टम को लीगली इन्फोर्स कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, अगर ये कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो ही वो कन्वेंशनल कस्टम या एग्रीमेंट इन्फोर्स हो सकता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. इट फर्स्ट कंडीशन इज कि इट मस्ट बी शोन दैट द कन्वेंशन इज क्लियरली established एंड इज फुल्ली नोन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. फर्स्ट इज कि जो भी पार्टी साइन कर रही हैं एग्रीमेंट, दे शुड मस्ट बी फुल्ली अवेयर कि वो किस चीज पे साइन कर रही हैं, मीन्स कि वो कस्टम कैसा है, what the contract says. First, second, the convention cannot alter the general law of land. कि उस जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर कर रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम एंटर कर रहे हैं, वो लॉ, जनरल लॉ ऑफ लैंड, मीन्स कि लेट सपोज, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेट सपोज आपके पास एक कन्वेंशनल कस्टम, एक आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ कि हम आपसे ये आज से रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे. अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे मींस आपने एक ट्रस्ट बनाई, और ट्रस्ट के थ्रू आपने उस रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए स्ट्रक्चर्स स्टैब्लिश किए, टेम्पल्स स्टैब्लिश किए, चर्च स्टैब्लिश किए, वॉट एवर जिस रिलीजन को आप मानते हो, ठीक है. बट उस कस्टम को फॉलो करवाने के लिए आपने, अगर आपने नोटिस बोर्ड लगाया कि ये फॉलो करना यहाँ यहाँ इस टेम्पल में करना जरूरी है, बट उसकी वजह से जो जनरल लॉ ऑफ लैंड कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, लेट सपोज आपके एक एग्जांपल आपने दिया कि ये कस्टम, या आपने बोला कि व्हेन यू आर एंटरिंग, व्हेन यू आर जब आप मंदिर में आ रहे हो तो आपको चप्पल बाहर ही उतारने हैं, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग. बट ऐसा कोई अगर कहता है, लॉ ऑफ लैंड ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि चप्पल बाहर उतारो या चप्पल अंदर उतारो, तब आपका ऐसा जो कन्वेंशनल कस्टम आपने जो लगा के रखा है थ्रू इनफोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप जनरल पब्लिक पे लगाना चाह रहे हो या विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज लगवाना चाह रहे हो, तो वो लॉ ऑफ लैंड को ऑल्टर कर रहा है, जनरल लॉ ऑफ लैंड को ऑल्टर कर रहा है. तो वो उस समय कोर्ट नहीं मानेगा और वैसा कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम को वॉइड डिक्लेयर कर देगा. वॉइड डिक्लेयर कर देगा मतलब नल डिक्लेयर कर देगा और इनवैलिड डिक्लेयर. देन इट मस्ट बी रीजनेबल. देन आई रीजनेबल मीन्स कि
इतना हार्श नहीं होना चाहिए कि सामने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपने जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फिल नहीं कर पा रही है. तो गोइंग फॉरवर्ड, I will meet you in the next lecture. Up till then, thank you so much and study hard.